हेलो एवरीवन, आई एम नितिन फ्रॉम वीणा क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर थर्ड। रही बात इसके नोट्स की, वो सब ऑलरेडी मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, इसे आप वन क्लिक डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और यदि स्टूडेंट्स आपको यदि हमारा कार्य अच्छा लगता है, हमारा वर्क अच्छा लगता है, तो आप इसके लिए डोनेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का पार्ट फर्स्ट जो है, मैंने इसे पार्ट 2 में डिवाइड किया है। इसका पार्ट फर्स्ट का जो लेक्चर शेड्यूल है वो हमने 5 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ था। लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड में आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपने इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर थर्ड, जिसमें 5 मेन टॉपिक्स को स्कोर किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके लेक्चर थर्ड में हम लोग जो बेसिकली देखने वाले हैं, पहले वो हम क्लियर कर ले, हम उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वो चीज़ हमको पहले क्लियर हो जाएगी तो पॉइंट हमारे ब्रेन में रहेंगे, उसको हम 1 बाय 1 स्कोर कर सकते हैं। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये जो चीज़ है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत बेहतर है। फिर साथ में एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको देख लेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए सिंपल बैरोमीटर का यूज़ होता है, वो हम इसको देखने वाले हैं। इसका कंस्ट्रक्शन देखने वाले हैं, इसमें यूज़ क्या करना है, क्या सब मरकरी यूज़ करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे, सब देखेंगे हम लोग। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाला है वो है पास्कल्स लॉ, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम देखेंगे। पास्कल्स लॉ को देखने के बाद बॉयंसी और बॉयंट फोर्स को देखने वाले हैं। बॉयंसी, जब लिक्विड में कोई कंटेंट या कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो किस तरह से फ्लोट करता है या सिंक करता है, वो बॉयंसी के थ्रू और बॉयंट फोर्स के द्वारा हम देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, बिना कोई देरी किए चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, जिसमें आप डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप एक बड़े वेसल को देख रहे हैं और पैरेलली एक छोटा वेसल भी दिख रहा है आपको, और दोनों वेसल में सेम लेवल तक कंटेंट भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, और उसको एक स्मॉल ट्यूब PQ से हमने कनेक्ट किया हुआ है। सो दोनों में लेवल सेम है। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स हमारे ब्रेन में आता है कि है क्या चीज़। असल में हम ये देखें कि यदि मैं इसको एक नोजल के द्वारा कनेक्ट कर दूं PQ ट्यूब को, और वो नोजल को ऑन करूं, तो नोजल को ऑन करने से हमें ऐसा लग रहा है कि फ्लूइड जो है जो बड़े वेसल से स्मॉलर वेसल की ओर आने लगता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। यही फिनोमिना हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है। जनरल हमारी सोच ये बनती है कि बड़ा वेसल में कंटेंट ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा बनेगा, और छोटे में वॉल्यूम कम है और प्रेशर कम है तो फ्लो जो है फ्लूइड का उस डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम यदि इसको कनेक्ट करते हैं तो ये फ्लूइड इस ओर कनेक्ट नहीं होता, इस ओर से बढ़ता नहीं है, उसमें लेवल में आगे इसका लेवल कोई चेंज नहीं होता है। तो यही समझाने के लिए मैंने हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में डायग्राम बनाया है। एक बिगर वेसल है A, एक छोटा वेसल B है, और उसको कनेक्ट किया है एक स्मॉल ट्यूब PQ से। अब हम इसे जो है लैंग्वेज को देख लेते हैं। इफ A and B are two कंटेनर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ इक्वल लेवल, यहाँ पे डिफरेंट साइज के 2 कंटेनर हमने लिए हुए हैं, उसमें हमने फ्लूइड को भर दिया है और उसका लेवल हमने इक्वल रखा है। स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख पा रहे हैं मैंने A लेवल इक्वल रखा हुआ है यहाँ पे। सो A is a larger, so it will contain more liquid. Obviously A में कंटेंट ज़्यादा होगा, हमारा फ्लूइड ज़्यादा होगा क्योंकि वो लार्जर है, बड़ा वेसल है, एंड B will have small. So now containers are connected by horizontal tube. एक horizontal tube PQ है जिससे हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है। So जैसे हमने कनेक्ट किया, no liquid flow, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, no liquid flow from A to B. कोई लिक्विड A से B की ओर फ्लो नहीं होता है। एक जनरल सोच होती है कि होना चाहिए कि बड़े से ज़्यादा प्रेशर बन के ऊपर की ओर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस फिनोमिना को ही हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्यों लिक्विड बड़े वेसल से स्मॉलर वेसल की ओर नहीं गया, इस चीज़ को हम समझने के लिए एक चीज़ देखते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है जो आप जानते हैं कि P1 माइनस P2 इक्वल टू H रो G। अब ये मान के चले आप कि रो जो है डेंसिटी इस फ्लूइड की जो मैंने यहाँ फिल किया हुआ है, P1 माइनस P2। P1 वो सिलेंड्रिकल, पिछले पॉइंट में आप याद करें कि हमने एक सिलेंडर को इमेज किया था जिसकी जो हाइट नीचे से एक बॉटम से H1 और H2 थी और जहाँ प्रेशर P1 P2 था। अब ये वो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में PQ कि हमारा सिलेंडर इस तरीके से बन रहा है, देखिए आप ध्यान से इस तरीके से। तो यहाँ पर P1 माइनस P2 दोनों जो चीज़ें हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि H1 दोनों H हाइट सेम है, तो इसका मतलब हाइट का डिफरेंस जो हो रहा है वो 0 हो रहा है, यानी H की वैल्यू यहाँ क्या मिल रही है हमको, 0 मिल रही है। अब H की वैल्यू 0 मिल रही है, यदि हम यहाँ पुट कर देते हैं इस फार्मूले में, सो इट विल P1 माइनस P2 इक्वल टू H की प्लेस पे 0 रखा, रो इंटू G, यानी P1 माइनस P2 इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये 0 हो रहा है, दैट्स मीन्स P1 इक्वल टू P2। यहाँ P1 इक्वल टू P2 प्रूव हो गया, यानी दोनों पॉइंट्स में प्रेशर इक्वल है। यदि दोनों पॉइंट्स में प्रेशर इक्वल है यहाँ, तो ऑब्वियसली दोनों पॉइंट प्रेशर इक्वल होने से
लिक्विड यहाँ से ऊपर फ्लो नहीं करेगा और सेम लेवल बना रहेगा। इसे ही हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं, जो छोटी क्लास से भी आपने सीखा हुआ है ये, कि हमारे अर्थ के आसपास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स, ड्रॉप जो है। इसके अलावा हम देखें छोटे लेवल पे तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक प्रकार का ब्लैंकेट क्रिएट करती है अर्थ के अराउंड, और ये जो ब्लैंकेट है ये पूरा ब्लैंकेट ही एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो एटमॉस्फेयर एक कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गैसेस एंड पार्टिकल्स। सो यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर को डिफाइन करने वाले हैं। द अर्थ इज सराउंडेड, देखिए अर्थ इज सराउंडेड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। गैसेस जो है अर्थ के आसपास सभी प्रेजेंट है, जिसमें मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी अदर्स इन एडिशन टू दिस। इसके अलावा बहुत दूसरी गैसेस भी एडिशन टू दिस लिखा है, इसका मतलब दूसरी और भी गैसेस है। जैसे हम इनर्ट गैसेस की बात कर लें, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनॉन होंगी, वो भी इसके साथ पैरेलली जो प्रेजेंट है यहाँ पे। एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर्स, इसके साथ स्मॉल अमाउंट में वाटर वेपर भी है जो एटमॉस्फेयर के इन पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होती है। सो द ब्लैंकेट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हम डेफिनेशन दे रहे हैं एटमॉस्फेयर की। द ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड अर्थ, उस अर्थ के अराउंड, यदि हम देखें तो ये अर्थ है हमारी, इसके अराउंड में जो ब्लैंकेट बन रहा है वो ब्लैंकेट ही एटमॉस्फेयर कहलाता है। इट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज डस्ट पार्टिकल्स इन ऑल। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी एटमॉस्फेयर कहलाती है। एटमॉस्फेयर बहुत सिंपल डेफिनेशन जो प्रीवियस क्लासेस से बिलोंग करता है। अब बात ये आती है कि अगला पॉइंट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, हर सरफेस के ऊपर अपना एक प्रेशर अप्लाई करता है। वो अप्लाई किया हुआ प्रेशर ही एटमॉस्फेयर प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा अर्थ पर, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर। अब इसकी मैथमेटिकल वैल्यू यदि काउंट करें तो वो होती है 76 सेंटीमीटर। अब 76 सेंटीमीटर जो एक पर्टिकुलर वैल्यू निकाली गई है साइंटिस्ट के द्वारा, 76 से कुछ जगह 76 760 mm भी लिखा होता है, mm मरकरी लिखा होता है, ये भी वही मीन है, या कई जगह 1 ATM लिखा होता है। द सेम थिंग इज देयर, ये सब बातें एक ही होती है। और इसकी वैल्यू यदि हम काउंट करें तो 1 ATM जो होता है वो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल होता है, या 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के इक्वल भी इसको काउंट कर सकते हैं 1 ATM की वैल्यू को। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स अर्थ सरफेस पर एग्जर्ट करते हैं, उस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब बात ये आती है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है सिंपल बैरोमीटर। जो सिंपल बैरोमीटर क्या है, आखिर अभी हमने बात की कि एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर प्रेशर की, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर कैसे किया गया है, क्या चीज़ थी जो इसको मेजर करती है। सो जिस डिवाइस को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा सिंपल बैरोमीटर होता है। सिंपल बैरोमीटर जो है वो यही है जिसको हम यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हम देख रहे हैं सिंपल बैरोमीटर के बारे में। सिंपल बैरोमीटर का कंस्ट्रक्शन आप देख पा रहे हैं, डायग्राम में मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे एक क्या होती है, एक 100 सेंटीमीटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है कि एक तो उसकी लेंथ होना चाहिए 100 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक कैपिलरी फॉर्म में होती है और उसको कंप्लीटली फिल कर लें हम मरकरी से। अब ब्रेन में क्वेश्चन आता है कि मरकरी से क्यों, क्या और लिक्विड नहीं हो सकता? तो मरकरी को हम यूजुअली यूज़ करते हैं। वाटर लेंगे तो आगे हम पढ़ पाएंगे कि वाटर लेंगे तो इस कैपिलरी की लेंथ काफ़ी ऊंची हो जाएगी, 3 मंजिल इमारत से ज़्यादा हो जाएगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ हम ले रहे हैं एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब जिसका जो है डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं है, और उसे हम कंप्लीटली हाइट तक मरकरी से फिल कर देते हैं और फिर एक वेसल लेते हैं। उस वेसल में मरकरी भरा हुआ है और सावधानीपूर्वक, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कैपिलरी का एक माउथ ओपन है और एक क्लोज्ड है, उस ओपन माउथ पर हम अपना एक थंब लगा के केयरफुली उस वेसल में इसको ड्रॉन कर देते हैं और केयर ये रखते हैं कि एयर शुड नॉट इंटेक इन इट, यहाँ से अंदर एयर नहीं जानी चाहिए, एयर बबल नहीं जाना चाहिए, ये सावधान रखते हैं। और फिर हम इसको रख देते हैं। इसके पैरेलल एक स्केल लगा दिया जाता है।
देखते हैं कि मरकरी अपने वेट से नीचे की ओर गिरने लगता है, उसका फॉल होने लगता है और फॉल होने के बाद वो एक लेवल पे आकर रुक जाता है। वो लेवल जब हम स्केल से मेज़र करते हैं सो इट इज़ ऑलवेज 76 सेंटीमीटर। अब ये 76 सेंटीमीटर हमेशा रहता है। जो है टॉरिसेली ने इसको कई बार मेज़र किया, तो मरकरी को मेज़र किया तो हर बार वो लेवल 76 सेंटीमीटर ही आता रहा। तो ये कंफर्म हुआ कि 76 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर उस ट्यूब के ऊपर इतना प्रेशर लगा रहा है नीचे से कि वो 76 सेंटीमीटर पर आकर रुक जाती है। तो जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है उसी प्रेशर पे आके वो रुकती होगी। इसके मतलब ये हुआ कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो होता है 76 सेंटीमीटर होता है, जिसको हम 760 mm भी कहते हैं या 180 mm भी कहते हैं। तो यहाँ सब बातें क्लियरली यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है कि हमसे कहा गया सिंपल बैरोमीटर। द बैरोमीटर की डेफिनेशन क्या है? द बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच कैन मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अर्थ लेवल। सो द डिवाइस यूज्ड टू मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर। अब इसका कंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बोल के एक्सप्लेन किया है वो पूरा कंस्ट्रक्शन है। बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इनर डायमीटर क्लोज्ड एट वन एंड। इसका क्लोज्ड वन एंड पे होना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं इसका कंस्ट्रक्शन। बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। ये देखिए आप ये 1 मीटर ग्लास लॉन्ग ट्यूब देख पा रहे हैं जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर इनर है। मतलब मैंने पहले कहा था कि नॉट शुड बी मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इनर 1.5 ले सकते हैं हम। और क्लोज्ड फ्रॉम वन एंड, इसका एक एंड क्लोज्ड है। ये देखिए यहाँ से ये हम देख रहे हैं जिसका क्लोज्ड एंड जो है ये है और ओपन एंड यहाँ पर है। तो क्लोज एंड ऊपर है और ये यहाँ पर नीचे रखा गया है। अब इसमें पूरी तरह से मरकरी को फिल किया गया है। इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद द मरकरी एंड ओपन एंड इज क्लोज्ड विथ थम। हम ओपन एंड को थम से क्लोज करके केयरफुली इस वेसल में इसको ड्रॉ कर देते हैं ताकि एयर इसमें अंदर आ ना सके। ये यहाँ पे मैंने यहाँ लिख के बताया हुआ है दैट द इनवर्ट इनटू मरकरी फिल्ड वेसल केयर इज टेकन दैट नो एयर बबल एंटर्स इन द ट्यूब। इसमें कोई एयर बबल नहीं जाना चाहिए। और अब हम इसको छोड़ देते हैं। ये अपने वेट के कारण कंटिन्यूसली नीचे गिरने लगता है। जब गिरता है तो एक लेवल पे आके ये रुक जाता है। ये यहाँ रुक रहा है, देखिए यहाँ लेवल शो किया गया है, यहाँ पे रुक जाता है। यदि हम स्केल से इसको मेजर करें तो ये हर बार 76 सेंटीमीटर आता है, अर्थात 760 mm पे हम इसको ले सकते हैं। और इस प्रकार से ये प्रूव हुआ कि 76 सेंटीमीटर पे आ रहा है, इसका मतलब अर्थ लेवल से इतना प्रेशर इस पर लग रहा है कि वहाँ जाकर रुक जाता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने क्या कह दिया? 76 सेंटीमीटर और 760 mm, यही 180 mm कहलाता है। और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू जो होती है 1.013 इंटू 10⁵ यहाँ पे मैंने मेज़र की हुई जो लिखी हुई है, यहाँ मेज़र करके लिखा हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है। सो स्टूडेंट्स ये वही इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। आई थिंक ये तो आपको क्लियर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। ब्लेस पास्कल एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्कल्स लॉ दिया हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इसके जो चीज़ें देखेंगे कि इन्होंने क्या बताया, किस प्रकार से क्या किस चीज़ को समझाने का प्रयत्न किया इन्होंने। तो पास्कल्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं साइड में ब्लेस पास्कल का एक फोटो भी डिस्प्ले किया हुआ है जिससे आपको पता लगे कि ये वही पर्सन थे जिन्होंने ये लॉ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें पास्कल्स लॉ, फ्रेंच साइंटिस्ट है ब्लेस पास्कल। इन्होंने बताया कि यदि कोई लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होता है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग पहले इस बात को देख लें कि क्या पास्कल्स लॉ बेसिकली क्या था। मैं यहाँ पे एक लिक्विड बना के दिखा रहा हूँ आपको। मान लीजिए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड को फिल किया हुआ है। इस लिक्विड के ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है। तो पास्कल्स ने बताया कि यदि कोई फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में इसके हर पॉइंट पे, किसी भी जगह आप पॉइंट 2 चुन लें, 2 से ज़्यादा चुन लें, उन पे प्रेशर हमेशा इक्वल होता है। उन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर हमेशा इक्वल रहता है। सो सिंपल से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि पहले हम इंट्रोडक्शन इस क्वेश्चन का दें तो ये होगा कि फ्रेंच साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल स्टडीड द प्रेशर ऑफ लिक्विड। उन्होंने हर प्रकार के लिक्विड को लेकर उसके हर पॉइंट पे प्रेशर को स्टडी किया। टू एक्सप्लेन द प्रेशर इन 1653 ही गेव अ लॉ नोन एज पास्कल्स लॉ। उसको समझाने के लिए उन्होंने जो लॉ दिया उसे हम पास्कल्स का लॉ कहते हैं। और पास्कल्स लॉ क्या है मैंने आपको बताया, वो मैं आपको लिख के भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पास्कल्स लॉ क्या है वो हम देखते हैं। पास्कल्स लॉ ये है कि इफ
एनी लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, कोई फ्लूइड इक्विलिब्रियम में एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड प्रेशर रिमेन सेम। तो हर पॉइंट पे प्रेशर बिल्कुल बराबर बना रहता है। यानी कुल मिला के बात ये बताई इन्होंने कि यदि किसी लिक्विड को हम किसी कंटेनर में रखें और वो इक्विलिब्रियम में हो तो उस पे टॉप पे, बॉटम पे, मिडिल में, वॉल साइड पे आप कहीं भी जाके प्रेशर को मेजर करेंगे तो प्रेशर सेम रहेगा। सो इन इक्विलिब्रियम एट एवरी पॉइंट इन लिक्विड द प्रेशर रिमेन सेम, दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। अब बात यह कि ये लॉ तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसे हमें प्रूव करके बताना है कि क्या वाकई हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल रहता है। उसको प्रूव करने के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम बना हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक कंटेनर में लिक्विड है और कंटेनर में लिक्विड में हमने 2 पॉइंट पी और क्यू लिए हैं और पी और क्यू पे यहाँ पे आप देख रहे हैं पी पॉइंट और क्यू पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट्स पे मैंने 2 सरफेस बना लिए और एक सिलेंडर को इमेजिन किया हुआ है जो थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में बना हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि 2 जगह मैंने एरो शो किए हुए हैं अप एंड डाउन में कर्व सरफेस पे। ये फोर्स लग रहा है इसके ऊपर और यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है इसकी सरफेस पे देखो आप 2 फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, ये फोर्स और ये अपर फोर्स, ये परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पे डायग्राम में पूरा मेंशन किया हुआ है। तो देखिए आप लिख रहे हैं वी टेक 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू, वी आर टेकिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू इनसाइड लिक्विड एज शोन, जैसे कि हमने दिखाया गया ऐसा लिया है। नाउ इमेजिन अ सिलेंडर विथ पी क्यू, देखिए हमने सिलेंडर को पी क्यू इमेजिन किया इसमें एंड इट्स ऑन इट्स एक्सिस बोथ फेसेस ऑफ सिलेंडर्स आर पी एंड क्यू, और दोनों फेसेस जो है वो पी और क्यू है। सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट पी और क्यू ले लिया हमने लिक्विड में और एक सिलेंडर इमेजिन कर लिया है। सिलेंडर इमेजिन कर लिया है तो सिलेंडर के 2 फेसेस आ रहे हैं पी एंड क्यू और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका कर्व्ड सरफेस पार्ट आ रहा है। लिक्विड इज इनसाइड, सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम, और हम जो लिक्विड को इमेजिन कर रहे हैं उसके अंदर जो लिक्विड है वो सब इक्विलिब्रियम में है। मैंने पहले कहा कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम में रहेगी तो ही हम पास्कल्स लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। So the force at every point exerted by liquid, so इस लिक्विड के द्वारा इस पर हर पॉइंट पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो इक्वल होगा। एक्सर्टेड बाय लिक्विड और वर्किंग ऑन कर्व्ड सरफेस इन सिलेंडर्स, देखिए यहाँ पे 2 फोर्स और अप एंड डाउन में ये कर्व्ड सरफेस पे अप्लाइड फोर्स है, जबकि मैंने फेसेस पे जो फोर्स अप्लाई किए हुए हैं वो कर्व्ड सरफेस वाले फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। So faces on P and Q will be the perpendicular to the faces on curved surface area, ये मैंने आपको भी बोल के बताया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है और इस प्रकार से हमने ये पूरी तरीके से बता दिया। अब हम यहाँ पे इसको प्रूव करके बताएंगे कि P पर और Q पर जो फोर्सेस है वो इक्वल है तो प्रेशर भी इक्वल होगा निश्चित रूप से। तो हम ये मान लें कि फेस P पे प्रेशर P1 लग रहा होगा। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये देखिए जैसे सिलेंडर है हमारा, अब इसके कर्व्ड सरफेस पे आप देख पा रहे हैं कि फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं लिक्विड के द्वारा और इसके फेसेस पे भी फोर्सेस तो ये फोर्स कर्व्ड सरफेस के फोर्सेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा P पार्ट, ये हमारा Q है, तो P पर हमारा प्रेशर P1 है और Q पर प्रेशर P2 है। तो हम यहाँ देखें कि प्रेशर एट P पॉइंट इज P1। हम ऐसा मान लें कि इस P पर प्रेशर हमारा P1 है। P1 प्रेशर है तो प्रेशर के डेफिनेशन के अनुसार प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ऑल्दो दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो दोनों का एरिया तो सेम रहेगा, लेकिन P पर फोर्स हमारा F1 होगा और प्रेशर P1 होगा। तो मैं P की जगह P1 ले लेता हूँ और F की जगह F1 इंटू A क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू आ रही F1 इक्वल टू P1 इंटू A। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ऑब्वियसली ये हमारा अपने P फेस पे निकाला, सेम टू सेम हम Q पर भी निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रेशर एट Q पॉइंट इज P2। सेम यदि हम फार्मूले में लेंगे तो P2 इक्वल टू F2 अपॉन A क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F2 की वैल्यू मिल जाएगी P2 इंटू A। ये इक्वेशन सेकंड। अभी हमने आपसे कहा कि यहाँ पे हम जानते हैं कि यदि फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो उसके हर पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होता है। तो हम ये बात बता दें कि प्रेशर इक्वल होता है तो F1 इक्वल टू क्या हो रहा है F2। सेंटेंस में हम यहाँ लिख देंगे कि सिंस लिक्विड
इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है। तो F1 इक्वल टू F2, F1 की वैल्यू हमारे पास P1A है और इसकी वैल्यू P2A है। तो यहाँ पे हम A से कैंसिल कर देते हैं, तो P1 इक्वल टू P2, दैट्स पास्कल्स लॉ कि प्रेशर हर पॉइंट पे इक्वल होता है। ये हमारा पास्कल्स लॉ हो गया। अब हम यहाँ पे बता दिया कि फोर्स हर पॉइंट पे इक्वल है तो प्रेशर भी आपस में इक्वल होता है। ये पास्कल्स का लॉ प्रूव हो जाता है। तो पहले हमें क्या करना है, पास्कल्स लॉ में इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोडक्शन बताना है। ब्लेस पास्कल ने दिया, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, किस सन में दिया, ये सब बातें कर ले। फिर पास्कल्स लॉ क्या है वो मैंने बता दें। फिर उसके बाद डायग्राम बना है, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया, साथ में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दिया। ये पूरा प्रूव कर दिया हमने कि कैसे दोनों पॉइंट पे ये प्रेशर इक्वल आ रहा है। तो ये हमारा पास्कल्स लॉ प्रूव हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बॉयंसी एंड बॉयंस फोर्स। सो स्टूडेंट्स, बॉयंसी एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ये देखें अपन। बॉयंसी देखिए, हम लोग जनरली देखते हैं कि कोई फ्लूइड है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो कुछ ऑब्जेक्ट तो ऊपर फ्लोट करते हैं, कुछ थोड़ा डाउनवर्ड स्टेप पे फ्लोट करते हैं और कुछ बिल्कुल सिंक हो जाते हैं। तो क्या चीज़ है कि ऑब्जेक्ट सिंक हो जाता है, वो कौन सी बात है जिससे वो अपने लेवल पे फ्लोट करता रहता है? इस चीज़ को समझने के लिए हमको बॉयंसी को समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए, बॉयंसी को हम देखते हैं, व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड, जब कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा सा या पूरा इमर्स्ड हो जाता है किसी लिक्विड में, फ्लूइड में, सो इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स अपर डायरेक्शन में वर्क करने लगता है। दिस अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बॉयंट फोर्स। उस अपवर्ड फोर्स को ही हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स किससे लगाया जा रहा है? वो लिक्विड के द्वारा लगाया, लिक्विड उस पर अप्लाई कर रहा है। दिस टेंडेंसी ऑफ लिक्विड, और उसकी लिक्विड की टेंडेंसी कहलाती है बॉयंसी। तो बॉयंसी और बॉयंट फोर्स अपवर्ड फोर्स है। कब, किसके द्वारा? वो लग रहा है लिक्विड के द्वारा। किस पर? ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लिक्विड में प्रेजेंट है। यदि कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में प्रेजेंट है तो लिक्विड उस पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसको हम कहते हैं बॉयंट फोर्स। और लिक्विड की इस टेंडेंसी को हम कहते हैं बॉयंसी। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन इस तरह से लिखी हुई है, आप यहाँ ध्यान से देखें कि व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, कभी वो पूरा डूब जाए या थोड़ा सा डूब रहा है इसमें, तो उस पर लिक्विड के द्वारा जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। और लिक्विड की इस टेंडेंसी को हम बॉयंसी कहते हैं। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमें मालूम होना चाहिए। जनरली बॉयंसी के लिए ये बॉयंस फोर्स और बॉयंसी इतनी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को आप देखेंगे तो आपको आगे के लिए कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होते हैं। अब देखिए, सेंटर ऑफ बॉयंसी, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, जब कोई बॉडी लिक्विड में डूबी हुई हो, द पॉइंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर बॉयंट फोर्स पासेस, जिस पॉइंट से बॉयंट फोर्स उस पर जा रहा है, पास हो रहा है, वो और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यदि एक ही लाइन में हो, दोनों, हर बॉडी की अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी साथ में उसका वो पॉइंट जहाँ से बॉयंट फोर्स उस पर जा रहा है, पास हो रहा है। दो पॉइंट होते हैं ऑब्जेक्ट पर, जहाँ से बॉयंट फोर्स जा रहा है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो उसका जो है अलग ही होगा। वो यदि एक पैरेलल लाइन पर है, एक लाइन पर ही दोनों पॉइंट है, तो फिर उसमें क्या होगा, उस पॉइंट में वो ऑब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर दोनों पॉइंट एक ही जगह पे लग गए। देखिए आप यहाँ पे, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, द पॉइंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वेयर बॉयंट फोर्स एट पासेस एंड कॉल्ड सेंटर ऑफ बॉयंसी। मतलब पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है, फिर हम उनकी दोनों बात करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कैसे रिलेट करता है। तो पहली तो बात ये समझ लें कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब बॉयंट फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। अब इसमें सेंटर ऑफ बॉयंसी की बात तो होगी कि सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या है। सेंटर ऑफ बॉयंसी हमने समझ लिया कि वो पॉइंट जहाँ से बॉयंट फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। दूसरी बात ये कि कई बार ये देखा जाता है कि सेंटर ऑफ बॉयंसी, यहाँ पर देख रहे हैं आप सेंटर ऑफ बॉयंसी और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इफ नॉट कॉन्सिडेंट बट रिमेन ऑन लाइन, वो कॉन्सिडेंट तो ना हो, एक दूसरे के ठीक ऊपर ना हो, लेकिन एक लाइन पे से दोनों पास हो रहे हो, देन बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो उस समय जो बॉडी होती है जो लिक्विड में प्रेजेंट है वो इक्विलिब्रियम में बनी रहेगी। लेकिन यदि जो सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक लाइन पर प्रेजेंट ना हो, दोनों क्रॉस हो गए एक दूसरे से, तो फिर उस पर क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। उस समय इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। वो यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस व्हेन सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर नॉट रिमेन एट अ लाइन, सो टॉर्क जनरेट ऑन इट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ टॉर्क द बॉडी स्टार्ट टू रोटेट इन द फ्लूइड। सो यदि फ्लूइड में वो कांस्टेंट बनी हुई है, एक जगह पर स्थिर है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों सेंटर्स यानी सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही लाइन पर है और दोनों
सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक लाइन पर नहीं है, दोनों डिफरेंट पॉइंट्स पे है, तो टॉर्क जनरेट होगा और बॉडी घूमने लगेगी। ये हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स बॉयंसी और बॉयंट फोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट्स आज हमने ये बॉयंसी और बॉयंट फोर्स साथ में हमने पास्कल्स लॉ को देखा, पास्कल्स लॉ को प्रूव किया। पास्कल्स लॉ पूरा डिटेल लिखना चाहिए। एक्चुअली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। और सिंपल बैरोमीटर के बारे में हमें बेसिक जानकारी मिली। हाँ, बात ये आती है कि बैरोमीटर में हम मरकरी फील करते हैं, हमेशा ध्यान रखना है हमें। दूसरी बात ये होती है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या है। छोटे छोटे डेफिनेशन के क्वेश्चन हमने किए। ये पार्ट फर्स्ट के मैंने कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अभी इसमें कुछ और लेक्चर है, फिर पार्ट 2 के मैं नोट्स और बाकी लेक्चर्स भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर बेहतर तरीके से स्कोर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।